बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। और आज के टॉपिक में हमने देखना है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल को। इसमें हम थ्योरी और लॉ की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस में इसमें हमारे पास 3 डेफिनेशंस आएंगी कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फिर रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और लास्ट वाला एक और टॉपिक है आपकी बुक में जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी की डेफिनेशन क्या है। तो हमने इससे पहले जो पढ़े थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स, उसमें लास्ट तक हमने जो है हाइपोथेसिस को प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में। तो अगर किसी भी हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए और उस टेस्ट के बाद वो गलत साबित ना हो, ट्रू होती रहे, तो वो एक हायर रैंक में शामिल हो जाती है, जिसे हम थ्योरी का नाम देते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्या है? व्हेन द हाइपोथेसिस स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, often tested and never rejected, then it becomes theory। तो इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। जी बेटा, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर कि द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, यानी कि बार बार अगर उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बाद भी वो रिजेक्ट ना हो, यानी कि ट्रू रहे, तो उस हाइपोथेसिस को हम नाम दे देते हैं थ्योरी का, ठीक है। थ्योरी की एग्जांपल नहीं लिखी हुई आपकी बुक में, लेकिन आप इसी बुक में यानी कि 9th क्लास की बुक में एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है, कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है किसके बारे में है? वाटर की मूवमेंट के बारे में है प्लांट के अंदर। तो चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैंने आपकी बुक की ही एग्जांपल दी है। उसके अलावा फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में डिफरेंट थेरीज आप पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो एग्जांपल दे दी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन थ्योरी आ सकता है, आप उसके साथ इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे, या फिर सवाल आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, थ्योरी एंड लॉ। लॉ और प्रिंसिपल एक ही बात है, ठीक है। अब अगर हमने पहले बात की कि जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए बार बार और वो जो है गलत साबित ना हो, तो वह थ्योरी बन जाती है। अब थ्योरी अगर बार बार टेस्ट की जाए, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं इस बात पर अड़े रहें कि ये थ्योरी गलत है और बार बार जो है उसे एक्सपेरिमेंटली रिजेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी वो गलत साबित ना हो, तो फिर वो थ्योरी एक और हाई रैंक में चली जाती है, जिसे हम लॉ या फिर प्रिंसिपल कहते हैं। और लॉ या प्रिंसिपल जो है ये कभी भी गलत साबित नहीं होता। इट मीन्स कि लॉ के बाद कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करके उसे गलत साबित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डेफिनेशन है हमारे पास, वो है लॉ की। तो लॉ की डेफिनेशन क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जी, तो लॉ की डेफिनेशन है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। यानी कि एक थ्योरी को बार बार रिगरस टेस्टिंग से गुजारा जा रहा है लगातार, ठीक है, तो उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के नतीजे में भी वो गलत साबित नहीं हो रही, उसका आंसर हमारे पास बार बार पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि जो हमने थ्योरी बनाई है वो ट्रू हो रही है, तो वो अब क्या बन जाएगी? लॉ बन जाएगी। और लॉ एक यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर होता है, ठीक है, जो फिर दोबारा कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता है। तो लॉ की एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है वो कौन सी है? हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो आप पढ़ लेंगे 10th में, लेकिन 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक में, लेकिन जो है हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक में, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आप ये दोनों याद कर लीजिएगा। हार्डी-वेनबर्ग, इसका क्या नाम है? हार्डी-वेनबर्ग लॉ, और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस,
जी ठीक हो गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आता है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो आप इन दोनों को दरमियान में लाइन लगाते हुए दोनों को सेपरेटली डिफाइन करेंगे और साथ ही इनके एग्जांपल्स भी देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले तो पेज नंबर 27 पर आपको जो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन मिलेगी, डेटा की डेफिनेशन मिलेगी कि डेटा क्या होता है, ठीक है। अक्सर हम बात करते हैं स्टैट्स में ख़ास तौर पे कि डाटा गैदर किया गया, डाटा जो है सैंपल से कलेक्ट किया, पॉपुलेशन से कलेक्ट किया, तो डाटा होता क्या है। तो डाटा क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में आपने नेम्स कलेक्ट किए, आपने कुछ डेट्स कलेक्ट की, कुछ वैल्यूज़ कलेक्ट की, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं। और ये सब किसके बाद कलेक्ट किए, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। इनके बाद आप क्या करेंगे, इस डाटा को फिर एनालाइज करेंगे, ठीक है। एनालाइज करेंगे डिफरेंट फार्मूलाज पुट करके और फिर इसकी कंक्लूजन के नतीजे में इसका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये होती है डाटा की डेफिनेशन, ये आ सकती है आपको। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या है जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है नेम्स की फॉर्म में, डेट्स की फॉर्म में, वैल्यूज़ की फॉर्म में, उस सब डाटा को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को हम चार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि उसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके और फिर उसके नतीजे में हम कंक्लूजन और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेटर वे में निकाल सकें, ठीक है। तो इसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद टॉपिक स्टार्ट होता है डाटा एनालिसिस का। और डाटा एनालिसिस में दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास, वो क्या हैं, डाटा एनालिसिस दो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। पहली है रेशो की और फिर है प्रोपोर्शन। तो रेशो के बारे में आप जानते हैं, रेशो क्या होता है, जब भी हम दो वैल्यूज़ या दो नंबर्स के दरमियान में डिवीजन का साइन लगा देते हैं या फिर कॉलन का साइन लगा देते हैं तो वो रेशो को शो करता है। फॉर एग्जांपल्स ए रेशो बी, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम शो कर रहे हैं एक नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान में रेशो को शो कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान में डिवीजन का साइन लगा के भी हम रेशो को शो कर सकते हैं। तो रेशो के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास प्रोपोर्शन की। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी प्रोपोर्शन की है, ये क्या है कि जब हमने दो रेशोज़ को आपस में, इनके दरमियान में रिलेशनशिप शो करना हो या इन्हें हमने एक सीक्वेंस में लिखना हो तो हम कहते हैं कि ए रेशो बी, ठीक है, सी रेशो बी, इनके दरमियान सी रेशो डी, इनके दरमियान में कनेक्शन शो करना हो हमने, तो हम इसे इक्वालिटी का साइन लगाकर शो करते हैं। इस चीज़ को हम नाम देते हैं प्रोपोर्शन का, कि एक रेशो दूसरी रेशो के साथ इक्वल के साइन से रिलेटेड है। इस इक्वल के साइन के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, जो दूसरा साइन शो कर सकते हैं, ये साइन शो कर सकते हैं, जो 4 डॉट्स का, यानी कि 2 कॉलम्स इकट्ठे लगा के हम इस रिलेशन को भी शो कर सकते हैं। आपकी बुक में इसके एग्जांपल भी दी हुई है, तो आप उस एग्जांपल के ज़रिए से इस प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन करेंगे। ये भी मैं बता दूं कि प्रोपोर्शन और डाटा, इन दोनों की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पास पेपर के क्वेश्चन में आ चुकी है। लास्ट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि जितनी भी आज हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं इनमें से जो मेजर डेफिनेशंस हैं, थ्योरी की, लॉ की, रेशो की, प्रोपोर्शन की, और लास्ट वन इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इसके अंदर से ये डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है कि हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली, यानी कि स्टैटिक्स की टेक्निक यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर बायोलॉजिकल डाटा का रिज़ल्ट निकालने के लिए। इस चीज़ को बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम दिया जाता है। तो डेफिनेशन क्या है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू दी
refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. Analysis of biological data. तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, ठीक है। आज की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं हम। थ्योरी है सबसे पहले, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। एग्जांपल है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। नेक्स्ट है लॉ, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स डाउटफुल अप्रोचेस एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स लॉ। हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसके एग्जांपल है। डेटा है नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ जो कि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कलेक्ट करते हैं, वो डाटा कहलाएगा। फिर किसी भी डाटा को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में। कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया उसे ऑर्गेनाइज किया गया, फिर उसका एनालिसिस होता है। एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट जो है वो चीज़ें यूज़ की जाती है, वो क्या है, रेशो है और प्रोपोर्शन है। रेशो क्या होता है, दो नंबर्स को, दो वैल्यूज़ को डिवाइड का साइन लगा के या कॉलन का साइन लगा के उनके दरमियान में रिलेशन शो किया जाए, और प्रोपोर्शन जो है इनके दरमियान में दो रेशोज़ के दरमियान में इक्वल का साइन लगा के शो किया जाता है। लास्ट वन इज़ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल का क्या मतलब, कंप्यूट करना, वैल्यूज़ को पुट किया जाता है डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर। एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर हुआ हमारा सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। और इसकी हमने एग्जांपल भी डिटेल में पढ़ी। मलेरिया को एज एन एग्जांपल लेते हुए हमने डिटेल स्टडी की कि किस तरह से फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे जो है वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।